1 अगस्त 1920 का वो दिन, जिस दिन पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली बार एक साथ आया था। मौका था असहयोग आंदोलन का, एक ऐसा आंदोलन जिसमें ना किसी ने कोई हथियार उठाया और ना ही किसी की हत्या की गई। फिर भी इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नींव को हिला कर रख दिया। गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन एकदम सही दिशा में जा रहा था कि गांधी जी को अपने ही लोगों की वजह से यह आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि अपने ही लोगों ने गांधी जी का सर शर्म से झुका दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस आंदोलन में? क्यों इतने सफल चल रहे आंदोलन को गांधी जी को बीच में ही वापस लेना पड़ा? क्या था ये आंदोलन? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज विस्तार में इस आंदोलन के बारे में। क्या था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया ये आंदोलन बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ था। ये आंदोलन महात्मा गांधी के देखरेख में चलाए जाने वाला पहला जन आंदोलन था। ये अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में पूरे देश में चला एक अहिंसक आंदोलन था। इसे अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाने के लिए चलाया गया था। ये आंदोलन वैसे तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इस आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी कि सेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपने औपचारिक आंदोलन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। उन दिनों में हर भारतीय का एक ही सपना था और वो था आजादी पाना। इस आंदोलन का भी आखिरी उद्देश्य यही था, पर कहीं न कहीं ये असहयोग आंदोलन एक बड़े स्तर पर सोची समझी हुई रणनीति थी, जो कि अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये आंदोलन एकदम से शुरू नहीं किया गया था, बल्कि इसके शुरू होने के बहुत से कारण थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहे थे इस आंदोलन के, जो इतने बड़े स्तर पर इसको चलाया गया। नंबर 1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इस आंदोलन के शुरू होने में एक बड़ा योगदान रहा। इस युद्ध के शुरू होने पर देश में महंगाई बहुत बढ़ गई थी। देश आर्थिक संकटों से जूझने लगा था। किसान, आम जनता, सभी को इस दौर से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से भारत की जनता बहुत परेशान हो रही थी और ब्रिटिश सरकार इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी। एक और वजह थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेज रही थी। इस युद्ध में भारत के सैनिक एक शर्त पर गए थे कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। लगभग 74,000 सैनिकों की बलि दी गई और बदले में कुछ भी नहीं दिया गया। नंबर 2, रोल्ट एक्ट। जहां भारतीयों को युद्ध खत्म होने के बाद थोड़ी उम्मीद थी कि उनके साथ ब्रिटिश सरकार थोड़ा नरमी से पेश आएगी, वहीं ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई जिससे भारतीय जनता में आक्रोश बढ़ गया, और वो कानून था रोलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रोलेट की सेडिशन समिति ने रोलेट एक्ट का कानून बनाया था। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। उन्होंने साल 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद देश में उनके खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं आंदोलन को बदलने के लिए रोल्ट एक्ट कानून लाने का फैसला किया था, ताकि कोई भी भारतीय ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज न उठा सके। ये एक ऐसा कानून था जिसमें ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार था कि वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते हैं। इसके अलावा मुकदमे के फैसले के बाद किसी को भी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस तरह अंग्रेज भारतीयों को हर तरह से दबाना चाह रहे थे। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उस इंसान को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने तक का अधिकार नहीं दिया गया था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया था। इसके साथ ही इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ इस एक्ट के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया गया। ये एक्ट एक बहुत बड़ी वजह बना ब्रिटिश सरकार के सहयोग आंदोलन की शुरुआत करने में। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करवाई। दिल्ली में इस आंदोलन की बागडोर स्वामी श्रद्धानंद जी ने संभाली। लाहौर एवं पंजाब में भी भीड़ पर गोलियां चलाई गई। क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानंद एवं डॉक्टर सत्यपाल के बुलाने पर महात्मा गांधी दिल्ली की ओर चले। गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके अन्य सदस्यों में लाल दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हरनिमंद आदि शामिल थे। इस एक्ट का जगह जगह विरोध किया गया। इस दौरान अंग्रेजों ने भी इस विरोध को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जगह जगह से क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई और ऐसे में ही 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, और उन क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी ने ही एक नए जनसंहार को जन्म दिया, जिसे सारी दुनिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी एक बड़ा कारण था असहयोग आंदोलन के शुरू होने का। बात तब की है
जब सारा देश रोलेट एक्ट का विरोध कर रहा था। उस वक्त देश के 2 क्रांतिकारी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल को गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलनकारियों ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया तो उन पर गोलियां चला दी गई। बढ़ते तनाव के बावजूद आंदोलन को कुचलने के लिए 12 अप्रैल को आंदोलन के दूसरे कई नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए। दिन था 13 अप्रैल 1919। उस दिन पंजाबी लोगों का खास त्योहार बैसाखी भी था। इस दिन इस बाग में इकट्ठा हुए लोगों की इस भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी थे। रोलेट एक्ट और की जा रही गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए ही ये सभा हो रही थी। उस समय जलियांवाला बाग की चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी और वहाँ से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही मेन गेट था। लोग रोलेट एक्ट के विरोध में भाषण सुन ही रहे थे कि अचानक वहाँ जनरल डायर पहुंचा और सभा को बंद करने का आदेश दिया। जनरल डायर वहाँ पर 50 गनमैन के साथ पहुंचा था और आते ही बिना कोई सूचना के गोली चलाने का आदेश दे दिया। ये फायरिंग लगभग 10 मिनट तक चलती रही और इसमें कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। ये मंजर इतना भयानक था कि देखते ही देखते वहाँ लाशों के ढेर बिछने लगे थे। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा हुआ एक खाली मैदान था। वहाँ तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक ही संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वो कुआं भी लाशों से पट गया। ये जो मंजर हुआ था इसमें कई बेगुनाहों की जान गई। दोस्तों, अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस घटना में 200 लोग घायल हुए और 379 लोग शहीद हुए। वहीं अगर अनऑफिशियल आंकड़ों पर गौर फरमाया जाए तो इस घटना में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जनरल डायर ने लोगों को डराने के लिए ये हत्याकांड किया ताकि लोग आजादी की लड़ाई से पीछे हट जाएं। जनरल डायर और अंग्रेजी सरकार की ये धारणा गलत साबित हुई तथा पूरे देश में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आग और आक्रोश भड़क गया। इस हत्याकांड के बाद इस घटना के पीछे के कारणों और ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का नेतृत्व लॉर्ड विलियम हंटर ने किया और इस समिति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर को जिम्मेदार पाया। इस समिति को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारतीयों ने आरोप लगाया कि ये खुलेआम पक्षपात है और बाद में भारतीयों ने स्पष्ट पक्षपात के कारण हंटर समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। इसलिए इस प्रीजुडिस का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दी गई केसरे हिंद की उपाधि को वापस करने का फैसला किया। और दोस्तों, माना जाता है कि ये घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। ये हत्याकांड इतना भयानक था कि कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर खून के धब्बे मौजूद हैं। नंबर 4, खिलाफत आंदोलन। इन सब के बीच ही एक खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन की असली जड़ प्रथम विश्व युद्ध था। दरअसल उन दिनों टर्की मुसलमानों का धार्मिक स्थल माना जाता था। भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे। भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया कि तुर्की साम्राज्य के पवित्र स्थान खलीफा को दे दिया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गया और तुर्की को अलग कर दिया गया तथा खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया था। इससे मुसलमान नाराज हो गए तथा इसे खलीफा का अपमान माना। प्रथम विश्व युद्ध में जब टर्की को अंग्रेजों ने हराया था, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन के रूप में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे खिलाफत समिति नाम दिया गया। हिंदू और मुसलमान ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चलाया था। इस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों में एकता को बढ़ाने का भी काम किया। इस आंदोलन को खिलाफत नाम दिया गया। बाद में महात्मा गांधी के इस आंदोलन से जुड़ने के बाद ही इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन कहा गया और इन्हीं सब के बीच शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, जो कि देश में बहुत बड़े स्तर पर किया गया था। असहयोग आंदोलन की विशेषताएं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस आंदोलन में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं थी। ये आंदोलन केवल अंग्रेजों की करतूतों के खिलाफ लड़ने के लिए और आजादी पाने के उद्देश्य से किया गया था। इस आंदोलन में जो लोग भारत से उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म को खत्म करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया गया था कि वे स्कूल, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं। लोगों को कहा गया था कि वो कर यानी कि टैक्स ना चुकाएं। उस दौरान लोगों ने गांधी जी और क्रांतिकारियों की बातों को सुना भी। इस आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया, जबकि कई कस्बों और नगरों में श्रमिक और मजदूर हड़ताल पर चले गए। लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने से इनकार कर दिया और हैंडक्राफ्टेड गुड्स के इस्तेमाल को
एनकरेज किया गया। असहयोग के कार्यक्रम में ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों का बहिष्कार, ब्रिटिश न्यायालयों, विधायकों तथा शैक्षणिक स्थानों का बहिष्कार के साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी शामिल था। लोगों द्वारा विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया। बहिष्कार ने विदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया। विशेष रूप से हाथ की कताई और हाथ से बने हुए खादी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया गया और खादी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। छुआछूत को दूर करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए गए। मादक पेय पदार्थ यानी कि अल्कोहलिक बेवरेजेस का बहिष्कार किया गया। शहरों से लेकर गांव में इस आंदोलन का असर दिखाई देने लगा और सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन से पहली बार अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। दोस्तों, इस आंदोलन में पूरे देश ने सहयोग किया था, लेकिन फिर भी कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्होंने खुलेआम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से नेता ने इस आंदोलन में खुलेआम ब्रिटिश सरकार का असहयोग किया। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम.एन. रॉय, देवी बसंती, जितेंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय जैसे कुछ नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये आंदोलन होने को तो अहिंसक था, लेकिन बाद में इस आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया और कहीं न कहीं हिंसा की वजह से ही बाद में इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। आंदोलनकारियों ने, खास करके गांधी जी ने, ये आंदोलन चोरा चोरी हत्याकांड के बाद वापस ले लिया। इस कांड का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर बड़ा असर पड़ा। इसी कांड के बाद महात्मा गांधी काफी परेशान हो गए थे और बस इसी हिंसक घटना से दुखी होकर ये आंदोलन वापस लिया गया। क्या था चोरा चोरी हत्याकांड? चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, वहीं पर यह घटना हुई थी। 1922 में आंदोलित किसानों को चोरी चोरा में पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की। 4 फरवरी 1922 को किसानों व्यापारियों के इस आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बल प्रयोग किया। अंग्रेजों की गोली से कई किसान ढेर हो गए। इसके बाद भीड़ का सब्र जवाब दे गया। लोगों ने चोरी चोरा थाने में आग लगा दी। इसमें थानेदार गुप्तेश्वर सिंह सहित 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए। और बस इस घटना में दुखी होकर अंत में महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति में असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। हालांकि इस आंदोलन के वापस लेने से युवा क्रांतिकारी बिल्कुल खुश नहीं थे। उनका मानना था कि जिस समय ये आंदोलन वापस लिया गया तब देश का जोश एकदम चरम पर था। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी के इस निर्णय से खुश नहीं थे। इस कांड और गांधी जी के इस निर्णय के बाद ही क्रांतिकारियों का दल वैचारिक रूप से यानी कि सोच के आधार पर 2 भागों में बट गया। एक था नरम दल, जिसके नायक वे लोग थे जो अहिंसात्मक रुख के हिमायती थे। दूसरा गरम दल, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव जैसे युवा थे। दोनों ने अपनी लड़ाइयों को जायज ठहराया और देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। असहयोग आंदोलन खत्म होते ही जैसे अंग्रेजों को मौका मिल गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। कई लोगों को हैरानी होती है, लेकिन अंग्रेजों ने गांधी जी के देशद्रोह का अपराध यंग इंडिया में प्रकाशित उनके 3 लेखों को बनाया था। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक महात्मा गांधी ने 29 सितंबर 1921, 15 दिसंबर 1921 और 13 फरवरी 1921 को यंग इंडिया में 3 लेख लिखकर सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काया था। इसके बाद महात्मा गांधी के लिखे गए वफादारी से छेड़छाड़, पहेली और इसके समाधान और प्रेतों को हिलाना लेखों को कोर्ट में पढ़ा गया था और बस इसी को आधार बनाकर अंग्रेजी हुकूमत गांधी जी को सजा देने पर उतारू हो गई। गांधी जी के इस मुकदमे की सुनवाई जज ब्रूमफील्ड ने की थी। आपको जानकर हैरानी होगी, पर गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज भी उन्हें ये सजा देना नहीं चाह रहे थे। तारीख थी 11 मार्च 1922। सुबह का वक्त था। अहमदाबाद के सर्किट हाउस में जस्टिस सीएम ब्रूमफील्ड की अदालत में ऐसा नजारा था जिसको शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा। कटघरे में खड़े थे महात्मा गांधी और सामने जज मुकदमे में क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जस्टिस ब्रूमफील्ड ने गांधी जी से पूछा कि क्या वो अपना गुनाह कबूल करते हैं या वकालत करने का दावा करते हैं। इस पर महात्मा गांधी ने कहा, मुझ पर लगाए गए सभी आरोपों के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं कोर्ट से छिपाना नहीं चाहता हूँ कि सरकार की मौजूदा प्रणाली के खिलाफ असंतोष का प्रचार करना मेरे लिए एक जुनून बन गया है। ये मेरी एक ड्यूटी है जिसे मुझे निभाना होगा। मैं बम्बई, मद्रास और चोरी चोरा की घटनाओं को लेकर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करता हूँ। लिहाजा एक जज के रूप में आपके लिए केवल एक रास्ता खुला है कि या तो आप पद से इस्तीफा दे दें या मुझे गंभीर सजा दें। महात्मा गांधी के इस बयान पर जस्टिस ब्रूमफील्ड ने बापू के सामने सिर झुकाया
और सजा सुनाई। सजा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में एक जस्टिफाइड सजा सुनाना बहुत मुश्किल है। मैंने अब तक जितने भी लोगों के खिलाफ सुनवाई की है या भविष्य में सुनवाई करूंगा, आप उनमें से सबसे अलग व्यक्ति हैं। आपसे राजनीतिक मतभेद रखने वाले लोग भी आपको संत के तौर पर मानते हैं। इसके बाद उन्होंने बापू को 6 साल की सजा सुनाई और फिर झुकते हुए ये भी कहा, अगर सरकार इस सजा को कम कर दे तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। और इस तरह ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का आखिरी पड़ाव था। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है कि अगर चोरी चोरा हत्याकांड नहीं हुआ होता तो देश में असहयोग आंदोलन की सफलता की कहानी आज कुछ और होती। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक असहयोग आंदोलन उस वक्त जीत की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन चोरी चोरा घटना के बाद उसको गांधी जी ने वापस ले लिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये भटक रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि साल 1922 में यह आंदोलन इतना तेज था कि अंग्रेजों पर दबाव पड़ता और हमें तभी आजादी मिल जाती। दोस्तों, इस आंदोलन से देश आजाद तो नहीं हुआ, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि ये आंदोलन पूरी तरह से असफल हो गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस आंदोलन के देश में क्या प्रभाव पड़े थे। इस आंदोलन ने लोगों में ब्रिटिश विरोध भावना विकसित की, जिसके कारण लोग ब्रिटिश शासन और नेताओं से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। जब खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया तो इससे हिंदुओं और मुसलमानों में एकता आई। इस आंदोलन से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और खादी उत्पादों का प्रचार बढ़ा, जिससे भारत के लोगों को काम मिला। ये पहला आंदोलन था जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन से देश में एकता बढ़ी और हर तरह के लोग सब भेदभाव मिटाकर एक साथ आए। दोस्तों, ये था असहयोग आंदोलन। क्या लगता है आपको कि अगर उस वक्त गांधी जी ने वो आंदोलन वापस नहीं लिया होता तो क्या हमारे देश के हालात आज अलग होते? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।